हेलो, नमस्ते, जय जोहार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में CGGS बाय श्रद्धा मैम। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़ स्टार्ट किया था। ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की जनजाति। इस वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था, जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, है ना, कि हम इन्हें जनजाति क्यों कह रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब्स क्यों कह रहे हैं और इनको घोषित कौन करता है, कैसे करता है। ठीक, जनरल इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है। और हमने ये भी देख लिया था कि हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल PVTG पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स ये कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 7 टाइप्स के होते हैं, जो कि केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल के द्वारा कितने घोषित हैं, टोटल 5 हैं। और स्टेट राज्य सरकार के द्वारा कितने घोषित हैं, टोटल 2 है। तो टोटल PVTG कितने हो गए, 7। तो इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे सरकार द्वारा घोषित टोटल जो 5 जनजाति समूह हैं उनके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे, ताकि दोबारा आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। एक बार आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप सीधा एग्ज़ाम देने के लिए जाएं तो आपका कॉन्सेप्ट हर चीज़ क्लियर हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ जाए, आपसे हर वो क्वेश्चन बन जाए। चलिए अब इस वीडियो लेक्चर में हम देखते हैं सबसे फर्स्ट PVTG कौन सा, अबुझ माड़िया। तो भारत में टोटल 75 टाइप्स की शेड्यूल ट्राइब्स पाए जाते हैं, 75 जनजाति पाई जाती हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ में कितने हैं, टोटल 5। अभी हमने देखा 5 PVTG हैं। ये जो अबुझ माड़िया है, अबुझ माड़िया लोग कौन से लोकेशन में रहते हैं, इनका जो लोकेशन होता है नारायणपुर, जिला नारायणपुर कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के सदर्न रीजन में, है ना, बस्तर डिवीजन में। ये बस्तर डिवीजन है, यहाँ पर है आपका नारायणपुर, और इसी एरिया में आपको कौन मिलेंगे, अबुझ माड़िया विकासखंड, ओरछा विकासखंड नारायणपुर में आपको मिलेंगे कौन, अबुझ माड़िया। ये आपको इनका ज्योग्राफिकल लोकेशन है, यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, इनको PVTG क्यों कहा गया है ये भी अब आप लोग जान गए होंगे, है ना। चलिए, इनका जो गोत्र होता है ये क्या होता है, टोटेमिक। ये टोटेमिक क्या है, देखिए, हम किसी भी गोत्र के हों, आप भी हम भी, है ना, हमारे यहाँ क्या होता है, कुल देवता होता है। जब कभी भी हम किसी शुभ कार्य में, या शादी विवाह हो गया, कुछ शुभ फंक्शन हो गया, है ना, उसमें हम क्या करते हैं, अपने कुल देवी देवता की पूजा करते हैं। कुल देवी देवता की पूजा करते हैं, जो बरसों पुराने हमारे दादी नानी परदादा परदादी लोग के समय से चले आ रहे हैं, उनकी पूजा। तो हम क्या समझते हैं कि इनकी पूजा करना सबसे पहले हमारा काम है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, गोत्र टोटेमिक कहते हैं। ये मान्यता जो है पुराने वर्षों से जो चली आ रही है, इसी मान्यता को हम कहते हैं टोटेमिक या टोटम। तो ऐसे ही अबुझ माड़िया लोग भी क्या है, टोटेमिक प्रकार के हैं। तो टोटेमिक मतलब, अब देखिए, जो विवाह संबंधी गोत्र हैं, जो टोटम इन लोग मानते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, अक्को मामा। ये क्या कहते हैं, इसको अक्को मामा, याद रखना। ये यूनिक है, आपको ये किसी बुक में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम में आ गया और आपने नोट से पढ़ाई किया है तो आप ज़रूर इस क्वेश्चन को बना लेंगे, है ना। तो इनका जो विवाह संबंधी गोत्र है वो क्या कहलाएगा, अक्को मामा। और दूसरा जो गोत्र है वो क्या कहलाएगा, दादा भाई। ठीक, अक्को मामा एक मामा हो गया और एक दादा भाई हो गया। ओके, चलिए, इनका जो सामाजिक जीवन है, सोशल लाइफ है, एजुकेशन सेंटर है, वो कहाँ होता है, गोटुल में होता है। युवा गृह एक प्रकार का क्या है, एक युवा गृह है। अभी ये हम ओवरव्यू ले रहे हैं, इसका हर एक डिटेल अभी हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये एक ओवरव्यू है, ताकि आप जो बेसिक जानकारी है अबुझ माड़िया की वो जान पाए। तो इनका जो गोटुल युवा गृह है, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूथ डॉर्मेट्री। ये क्या है, इनका एजुकेशन सेंटर है, जहाँ पर ये शिक्षा लेते हैं। नेक्स्ट है इनका इकोनॉमिक लाइफ। ये अपना जीवन कैसे जीते हैं, वनोपज संकलन करके, फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरिंग, यानी कि जो फॉरेस्ट से जैसे महुआ है, ये सब बिन के, तेंदू पत्ता है, ये सब इन लोग वो करके संकलन करके क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। दूसरा इनका जो मेथड है वो है शिकार, हंटिंग। ये लोग शिकार करेंगे और उस पशु को खाते हैं। फिर है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री से भी, जैसे मुर्गी पालन हो गया, ये सब क्या है, सुअर पालन हो गया, ये सब क्या है, इन लोग पशुपालन करके भी अपना जीवन यापन करते हैं। और इनकी जो कृषि है, अगर कहीं कहीं पर आपको ये कृषक देखने को मिल जाए, तो इनकी जो कृषि करने का स्टाइल है, एग्रीकल्चर करने का स्टाइल है, ये कैसा है, एंसेस्ट्रल एग्रीकल्चर। जो बरसों पुराने इनके दादा दादी परदादा लोग जो करते आ रहे हैं, वही टाइप का एग्रीकल्चर ये लोग आपको करते दिखाई देंगे।
ठीक, चलिए अब देखते हैं अबुझमाड़िया का बेसिक इंट्रोडक्शन या परिचय। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अबुझमाड़ इनको क्यों कहा जाता है। अबुझमाड़, तो इनमें अबुझ का मतलब क्या होता है, अनजान। हिंदी में क्या कहते हैं हम इसको, अनजान। ये हिंदी शब्द है। अबुझ मतलब होता है अनजान और माड़ मतलब होता है पहाड़ी भूमि वाचक। ये जो माड़ शब्द है ये कौन सा शब्द है, गोंडी शब्द है। अबुझमाड़ में अबुझ है हिंदी शब्द है और माड़ जो है वो गोंडी शब्द है। ठीक है, तो अबुझमाड़िया लोग अपने आप को, स्वयं को क्या कहते हैं, मेटा कोइतोर। क्या कहेंगे, मेटा कोइतोर। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अबुझमाड़िया अपने आप को क्या कहेंगे, मेटा कोइतोर कहते हैं। इसका मतलब होता है पर्वतीय भूमि के निवासी। क्या है, पर्वतीय भूमि के निवासी, पहाड़ों के बीच में रहने वाले लोग, पहाड़ी जमीन पे रहने वाले लोग, पर्वतीय भूमि के निवासी। ये जो अबुझमाड़ वर्ड है ना, सबसे पहली बार कैप्टन CLR ग्लसफोर्ड ने 1866 से 1867 के बीच में क्या बोला, इसको उबुझमाड़ बोला था। सबसे पहले अबुझमाड़ ना बोल के इसको क्या बोला, उबुझमाड़ बोल दिया। तो ये जो उबुझमाड़ वर्ड है इसको सबसे पहले इन्होंने यूज़ किया था। इनका जो क्षेत्र है, इनका जो एरिया है उसको क्या कहते हैं, मेटाभूम। ये जो एरिया, ये जो रह रहे हैं पहाड़ों के बीच में, ये वाले एरिया को, इसको इन्होंने क्या कह दिया, मेटाभूम कह दिया, मेटाभूम। ठीक है, ये उस जिस एरिया में रह रहे हैं उसको इन्होंने क्या बोला, मेटाभूम, और अपने आप को इन्होंने क्या बोला, मेटा कोइतोर। मेटा कोइतोर, कोई तो इस भूमि में रहता है ना, ये वाला मेटाभूम और मेटा कोइतोर। इनकी जो ये क्या है, गोंड की उपजाति है। अभी मैंने बताया जो अबुझमाड़िया है वो किसकी उपजाति है, गोंड की उपजाति है। अगर हम इनका पॉपुलेशन देखें, है ना, तो इनकी जो पॉपुलेशन देखें, टोटल हमको गिनी चुनी ही हम काउंटिंग कर सकते हैं ना, 23,330 के आसपास बताया गया है। अभी हो सकता है कम भी हो गया हो, ज़्यादा भी हो गया हो, लेकिन ये हमारे पास डाटा है। इनमें से 11,456 मेल है और 11,874 क्या है, फीमेल है। सेक्स रेशियो की बात की जाए, लिंगानुपात की बात की जाए तो कितना है, 1036। क्या है, 1036। ये लर्न कर लेना, कभी कभी आ जाता है। ठीक, चलिए। पंडित केदारनाथ ठाकुर 1908 में अपने बुक या ग्रंथ में बस्तर भूषण में इन्होंने माड़िया जनजाति का वर्णन किया है। किसका, माड़िया जनजाति। तो माड़िया जनजाति में भी इन्होंने किसका यूज़ किया है, 3 प्रकार के माड़िया जनजाति का वर्णन किया है। सबसे पहला है अबुझमाड़िया, दूसरा है कुआं कोंडा हल्के के माड़िया, और तीसरा इन्होंने बोला है भैया तेलंगे के माड़िया कह दिए। 3 प्रकार के माड़िया इन्होंने बता दिए, अबुझमाड़िया, कुआं कोंडा हल्के के माड़िया और तेलंगे के माड़िया। इनके जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से इन्होंने बताया है। RV रसेल एंड राय बहादुर हीरालाल ने अपने बुक किसमें, द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया वॉल्यूम 3 में 2 टाइप्स की जनजाति बताई हैं। कौन कौन सा, मुड़िया और माड़िया। ठीक, पंडित केदारनाथ ठाकुर के हिसाब से 3 प्रकार है और RV रसेल राय बहादुर हीरालाल के अनुसार 2 हैं, एक मुड़िया और माड़िया। नेक्स्ट हम देखते हैं W.V. ग्रियर्सन। W.V. ग्रियर्सन ने अपने बुक द मारिया गॉड्स ऑफ बस्तर 1938 में जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से इन्होंने क्या बोला है कि अबुझमाड़ 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं अबुझमाड़ पर्वतों के निवासी है ना, जो माउंटेन्स में रहते हैं। ये माउंटेन्स हम अगर ऐसे देखते हैं नारायणपुर ओरछा ब्लॉक एरिया में, तो अबुझमाड़ पर्वतों में निवास करने वाले, कहीं पर भी यहाँ पर्वतों में निवास करने वाले, इनको इन्होंने क्या बोल दिया, हिल माड़िया। क्या बोला, हिल माड़िया। अब देखो पर्वत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिल बोलते हैं, तो इन्होंने क्या बोल दिया कि जो पर्वत में निवास करते हैं वो है हिल माड़िया। अब क्या बोला है, इंद्रावती नदी के दक्षिण भाग में, पहले हमने देखा अबुझमाड़ पर्वतों के निवासी अबुझमाड़िया हैं जिनको कहते हैं हिल माड़िया। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि इंद्रावती नदी के दक्षिण भाग में, इंद्रावती नदी, ये इंद्रावती नदी बह रही है, इसके दक्षिण वाले भाग में ये क्या कहलाते हैं, जो रहते हैं वो क्या कहलाए, बाइसन हॉर्न माड़िया। क्या कहलाए, बाइसन हॉर्न माड़िया। 2 टाइप के माड़िया हो गए, किसके अकॉर्डिंग, W.V. ग्रियर्सन के अकॉर्डिंग बाइसन हॉर्न माड़िया और
हिल माड़िया। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब लर्न कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों कि किसे हिल माड़िया कहते हैं, किसे बाइसन हॉर्न माड़िया कहते हैं। इंद्रावती नदी के दक्षिण भाग में रहने वाले लोग क्या कहलाए, बाइसन हॉर्न माड़िया कहलाए, और पर्वतों में रहने वाले लोग क्या कहलाए, हिल माड़िया कहलाए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अभी जो अबुझ माड़िया लोग हैं, W.V. ग्रियर्सन जी कहते हैं, किसमें कहते हैं कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया था, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किया था। तो इन्होंने बोला कि भाई जो अबुझ माड़िया है, अबुझ माड़िया की जो स्थानीय स्वरूप जो बोली है, जो लोग आपस में बात करते हैं, वो कौन सी बोली है, माड़िया। क्या बोलेंगे उसको, माड़िया। ये एक प्रकार की गोंडी बोली बोलते हैं। इनमें ये माड़िया बोली जो है माड़ी नाम से क्या है, प्रचलित है। क्या है, माड़ी नाम से प्रचलित है। इनकी जो बोली है, ये जो माड़ी बोली है, ये द्रविड़ भाषा समूह के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत, द्रविड़ भाषा समूह के अंतर्गत आती है, अकॉर्डिंग टू W.V. ग्रियर्सन। संस्कृति, कल्चर, अबुझ माड़िया लोगों की जो संस्कृति है वो कैसे होती है, और उनके जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए, अभी हमने क्या देखा था कि अबुझ माड़िया जनरली कहाँ रहते हैं, पहाड़ों के ऊपर निवास करेंगे, उनको हिल माड़िया कहते हैं। और पहाड़ों के नीचे ढलानों पर जो रहने वाले लोग रहते हैं उनको क्या कहेंगे, उनको कहते हैं बाइसन हॉर्न माड़िया। चलिए अब देखिए, इनका जो ग्राम होता है, गांव है, आपको देख सकते हैं ढलानों पर होगा या फिर पहाड़ों के पास समतल स्तर पर। इनकी जो खेती होती है, ये जो एग्रीकल्चर करते हैं, उसको हम कहते हैं पेंदा। क्या कहेंगे, पेंदा। पेंदा एक टाइप का क्या है, स्थानांतरित कृषि है, और इंग्लिश में देखिए तो इसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में क्या होता है कि ये लोग एक जगह किसी भी समतल एरिया में, है ना, जो ढलान एरिया है, वहाँ पर ये लोग कृषि करेंगे, एग्रीकल्चर करते हैं। फिर एक फसल उगाने के बाद में उसको क्या करेंगे, उसको जला देते हैं। पेड़ जो भी फसल रहेगा उसको कट करके पूरे जो ज़मीन है उसको क्लियर कर देते हैं, ठीक। अब देखिए, ये जो पेंदा है, पेंदा कृषि जो है ये पुरानी कृषि हो गई है। पुराने ज़माने में ज़्यादातर ये किया जाता था, लेकिन अभी ये बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, जनरली उस टाइम इनके पास क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, है ना। तो अभी क्या है, इनके पास मूलभूत सुविधाएं हैं, वो जो हमारी गवर्नमेंट है वो पहुंचाने में कामयाब हो गई हैं। तो इसलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन, पेंदा कृषि अभी आपको थोड़े से कम देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं पर ही देखने को मिलेंगे। तो ये इनकी क्या है, एंशिएंट एग्रीकल्चर है, इसलिए हम इसको याद रखेंगे कि ये क्या, कौन सी कृषि करते हैं, पेंदा कृषि करते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इनका जो गांव रहता है ना, ये जो गांव बसाते हैं पहाड़ के ढलानों पर, इनका जो गांव रहता है वो पारा, गली, गली को इन लोग क्या बोलते हैं, पारा बोलते हैं, है ना। ये पारा वो पारा करके ये लोग बोलते हैं। जो गांव की गलियां रहती हैं उसको इन लोग बोलते हैं पारा, ठीक। अब हम इनका जो लाइफ स्टाइल है, इनकी जो संस्कृति है, ये घर कैसे बनाते हैं, इसको हम थोड़ा सा ड्राइंग में देखते हैं। की जो संस्कृति हम देखते हैं, उनका घर बनाने का स्टाइल जो है, उनके कल्चर जो है वो हम देखते हैं कि ये क्या करते हैं। जैसे कि देखिए, हम भी क्या करते हैं, घर बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे हम घर, लोन लेके बनाते हैं, है ना। क्या लेंगे, लोन लेंगे। तो वैसे ही समझ लीजिए, ये भी क्या करते हैं, लोन लेके घर बना दिए। कहाँ पर, पहाड़ों के ढलानों पे। तो इन्होंने अपने घर को नाम को क्या दे दिया, लोन। तो इनके घर को हम क्या कहेंगे, आवास। लोन मतलब क्या हुआ, आवास। तो इनके आवास को हम कह दिए लोन, ये कहते हैं, है ना, लोन। फिर उसके बाद में देखिए, घर का स्टाइल जो है, हम घर बनाते हैं लोन लेके तो क्या करते हैं, इंजीनियर से क्या करेंगे, डिज़ाइन कराएंगे, है ना। तो उस डिज़ाइन को ही थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये कैसे डिज़ाइन करते हैं। अब ये क्या हो गया, उनके घर का बरामदा। बरामदा मतलब क्या होता है, आंगन, जैसे हमारे घरों में होता है ना। तो बरामदा को इन्होंने क्या कहा, अगली। क्या कहा, अगली। बरामदा, बरामदा को इन्होंने बोल दिया अगली। उसके बाद में क्या रहता है, आपने देख लिया घर, घर में हो गया बरामदा। अब क्या मिलेगा आपको, बेडरूम। सोने के लिए भी शयन कक्ष है ना। एक 1 BHK 2 BHK जैसे हम बनाते हैं, तो वैसे ही ये भी क्या करते हैं, बेडरूम बनाते हैं। तो शयन कक्ष को, बेडरूम को ये क्या कहते हैं, गूढ़नद। क्या कहेंगे, गूढ़नद। गूढ़नद कहते हैं अपने बेडरूम को, ठीक। अब बेडरूम हो गया, बरामदा हो गया। अब हमारा क्या बच गया, किचन। क्या बच गया, किचन, रसोई घर। किचन को इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कह दिया अंगादी, है ना। अंगार लगा के क्या करते हैं, इन लोग खाना बनाते हैं, इसलिए किचन को इन्होंने बोल दिया अंगादी, ठीक। उसके बाद में
अब हम किचन के जस्ट बाजू में ही, या कई लोग हो गया किचन में ही क्या बनाते हैं, पूजा कक्ष बनाते हैं ना एक साइड में। जिनका घर छोटा होता है तो किचन में ही आधे जगह में, छोटे से जगह में क्या करते हैं, पूजा रूम बना देते हैं। या जिनका घर बड़ा रहता है वो अलग से पूजा रूम बना देते हैं। वैसे ही ये भी क्या करते हैं, एक तरीके का क्या है, अपने पूर्वजों के लिए कक्ष बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पूर्वजों के लिए कक्ष, जहाँ ये अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मूर्ति रख के पूजा कर रहे हैं, ये अपनी पूर्वजों की पूजा करते हैं। और उनको क्या कहते हैं इन लोग, हनाल कोली। क्या कहेंगे, हनाल कोली। ये हनाल कोली या फिर बीडड तासना कोली कहते हैं। ये कोली से याद रखना है, छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, इसको खोली कहते हैं। तो खोली को इन्होंने खोली ना बोल के क्या बोल दिया, हनाल कोली बोल दिया। ठीक, ये इनका बेडरूम का स्ट्रक्चर, जो होम का स्ट्रक्चर है आपने देख लिया। क्या रहेगा, एक पूजा कक्ष रहेगा, पूर्वज का रूम रहेगा, उसको हनाल कोली कह दिए। किचन को अंगार लगा के खाना बनाएंगे तो अंगादी कह दिए। उसके बाद बरामदा को अगली कह दिए, और बेडरूम को कह दिए इन गुड़नद, है ना। और लोन लेके घर बना है तो इन्होंने क्या बोल दिया, आवास को लोन कह दिया। अब देखिए, घर से कुछ ही दूरी पर, कुछ ही डिस्टेंस में ये लोग क्या बनाते हैं, एक अलग से रूम बनाते हैं, है ना। ये क्या रहता है, ऐसे बांस से ऊपर जैसे हम बनाते हैं ना, ये क्या बनाते हैं, ये एक छोटा सा झोपड़ी जैसा घर बना के रखते हैं। ये आवास है रहता है। यहाँ पर क्या होता है कि प्रसूति महिला को, प्रसूति या पीरियड्स आए हुए जो वुमेन्स हैं वो कहाँ रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं। उनका जो हम देख चुके हैं कि ये लोग क्या रहते हैं, टोटमिक रहते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को ये लोग बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। इसलिए जो प्रसूति महिला है या प्रेग्नेंट लेडीज़ है वो लोग क्या करेंगे, या मेंस्ट्रुअल या पीरियड्स वाली जो वुमेन्स रहेंगे उनको कहाँ करते हैं, ये लोग अलग घर में रखते हैं। ये ऐसे लकड़ियों से बना हुआ क्या रहता है, एक प्रकार का आवास रहता है जो मेन घर के उनके पास में ही रहता है। ठीक, यहाँ पर जब तक ये महिला यहाँ पर रहती है, जब तक ये वुमेन्स यहाँ पर स्टे करेंगी, तब तक पुरुषों का जाना यहाँ पर वर्जित होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी मैन नहीं जा सकता है। इसका नाम इन्होंने क्या दिया, वनडे कुरमा। वनडे कुरमा, क्रिकेट में क्या होता है, वनडे मैच होता है ना, कुछ समय के लिए ही होता है। वैसे ही कुछ समय के लिए ही यहाँ पर वो वुमेन रहने वाली है, घर की जो स्त्री है वो रहने वाली है, इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया, वनडे कुरमा कह दिया इसको। ठीक, अब देखिए, ये तो सभी हमने जो स्ट्रक्चर है वो देख लिया। अब इनका जो रसोई घर है, हमारे घर में भी क्या रहता है कि हम 1 महीने का जो राशन है वो भर के रखते हैं, या 15 डेज़ का है, जैसे जैसे हमारा लाइफ स्टाइल रहता है वैसे हम रखते हैं। वैसे ही इनके यहाँ भी क्या रहता है, छोटा सा स्टोर रूम रहता है, जो अपने ग्रॉसरी को इन लोग स्टोर करके रखते हैं। ग्रॉसरी रूम ऐसे समझ सकते हैं, ग्रॉसरी रूम है, या हिंदी में हम समझे तो अनाज भंडार है। अपने जो राशन है वो राशन का सामान ये लोग यहाँ पर रखते हैं। अनाज भंडार वाले एरिया को इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने बोल दिया मंडा। क्या बोल दिया, मंडा। मंडे को रखते होंगे अनाज स्टोर करके, शॉपिंग करने जाते होंगे, ठीक है, तो इन्होंने मंडे को रख दिया स्टोर रूम में ग्रॉसरी को, इसलिए क्या बोल दिया इसको, मंडा। ठीक, अब देखिए, अब कुछ लोग कृषि करते हैं, कुछ लोग क्या करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री है, यानी कि बकरी पालन करेंगे, मुर्गी पालन करेंगे, सुअर पालन करते हैं, सुअर पाल के रखते हैं, है ना। तो उसको कहाँ पर रखेंगे, घर में तो अपने साथ रखेंगे नहीं, तो उनके लिए भी क्या करते हैं, ये लोग सेपरेट रूम बनाए रहते हैं। रूम इन द सेंस छोटी सी जगह रहती है जिसको ये लकड़ी से घेर के, है ना, चारों तरफ लकड़ी से घेर के, घेरा बना के ये लोग उनके लिए अलग से बना के रखते हैं। जो भी ये लोग पालें, सुअर हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, जो भी चीज़ पालें उनके लिए अलग अलग क्या रहता है, आवास रहता है। तो सुअर के आवास को, पिग है ना, जो लोग पिग पालते हैं, सुअर के आवास को इन्होंने क्या बोल दिया, पदगुड़ा बोल दिया। क्या बोला, पदगुड़ा। उसके बाद गाय या बैल रहेगा, जो लोग गाय पालेंगे या बैल रखेंगे, है ना, तो गाय या बैल के आवास को इन्होंने क्या बोल दिया, कोंडागुड़ा। गाय ज़्यादा आवाज़ नहीं करती ना, इसलिए कोंडागुड़ा बोल दिए, कोंडागुड़ा। ठीक, अब जिन्होंने बकरी पालन किया है उन्होंने बकरी के लिए आवास बनाया है, तो बकरी के आवास के लिए इन्होंने क्या बोल दिया, एटी लोन। एटी लोन बोल दिया, एटी लोन। अब देखो, बकरी के लिए भी इन्होंने लोन लेके घर बना लिया, है ना, इसलिए इसको क्या बोल दिया, एटी लोन। सुअर का घर हो गया पदगुड़ा, गाय का हो गया कोंडागुड़ा, बकरी का हो गया एटी लोन।
ठीक, आई होप इतना आपको इन लोग का जो लाइफ स्टाइल, जो उनका होम वाला स्ट्रक्चर है, ये आपको समझ में आया होगा। ये जो भुजमाड़िया के जो घर है, इनके जो डिटेल है हम पढ़ रहे हैं, उससे एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। तो ये सब हमने देख लिया घर के बारे में। जो आवास है ना, इसको कह दिए क्या, लोन लेके बना दिए। बरामदा, अगली, शयन कक्ष, गुड़नद, अंगादि सभी हमने अपने नोट्स में लिख के रखा है। आपको मैंने ड्राइंग के रूप में बता दिया है ताकि आपको वो लर्न रहे, है ना। भंडार गृह को क्या बोल दिया इन्होंने, पूर्वजों के कक्ष को हनाल कोली या बीडर तासना कोली। और प्रसूति स्त्री जहाँ रहती है उसको क्या बोल दिया इन्होंने, वनडे कुरमा कह दिया। अब ये जो अनाज भंडार है ना, मंडे को ये लोग क्या करते हैं, ग्रॉसरी शॉपिंग करके जाते हैं, या शॉपिंग नहीं करते तो क्या करते हैं, ग्रॉसरी स्टोर करके रखते हैं अपने ग्रॉसरी रूम में। कब, मंडे को, इसलिए उन्होंने बोल दिया मंडा। क्या बोल दिए, मंडा। अब देखिए ये जो मंडा होता है ना, ये अनाज का भंडार गृह है, स्टोर रूम है। तो इसे क्या करते हैं ये लोग, थोड़े से ऊपर हाइट में बनाते हैं। कैसे हाइट में बनाएंगे, जैसे ये ज़मीन है और ये थोड़े से यहाँ पर बांस की लकड़ियाँ यहाँ पर ये लोग गड़ाते हैं, और गड़ाने के बाद में ये ऊपर में छोटा सा ऐसा घर जैसा झोपड़ी वाला ही स्ट्रक्चर है, ऐसा आप मान के चलिए। तो यहाँ पर क्या बनाते हैं, लकड़ी के 4 या 6 खंभों पर, एक जैसे यहाँ पर 4 या 6 खंभों के बीच में क्या करते हैं इन लोग, ऊपर लकड़ी का फर्श बिछा के चारों ओर बांस की बाड़ी लगा देते हैं। बाड़ी मतलब घेरा लगा देते हैं, जिससे जो अंदर रखे अनाज है, चावल हो गया, मक्का हो गया, कोदो, कुटकी, रागी, जो भी इन लोग रखते होंगे, अनाज रखते होंगे, तो क्या रहे, सुरक्षित रहे, है ना। ताकि जो इनके क्या है, सूअर है, गाय है, भैंस है, बैल है, बकरी, जो भी इन लोग पालते हैं वो इसको खा ना पाए, इसलिए ज़मीन से ऊपर ही रखते हैं इन लोग। ऊपर की ओर छत बना के रखते हैं, ये पूरा कवर करके रखते हैं ताकि बारिश हो तो बारिश में भी ये ना भीगे। ठीक, अब देखिए इनका जो खाना पीना हम देखते हैं कि एक्चुअली में खाते क्या हैं, जंगलों में पहाड़ों के बीच में रह के खाते क्या हैं। तो इनका जो फेवरेट फूड होता है, भोजन होता है, वो क्या होता है, कोसरा, कोदो, कुटकी, मक्का, मूंग, उड़द दाल, ये सब क्या करते हैं ये लोग उगाते हैं और उसी को खाते हैं। और स्पेशली ये क्या खाएंगे, भात या फिर पेज खाएंगे। अब जो लोग शिकार, जो हंटिंग के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मछली का शिकार करेंगे, बकरी, सूअर, मुर्गा, ये सब का शिकार करके मांस भी खाते हैं। और भांजी, कंदमूल जो जंगलों से मिलती है, वो भी ये लोग अपना भोजन के रूप में उसे लेते हैं। ठीक, अब देखिए नशा तो कहीं भी क्या है, छूट नहीं सकता, है ना, चाहे वो जंगल हो, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो। तो नशा करने के लिए ये लोग खुद का ही क्या बनाते हैं, शराब बनाते हैं। ठीक है, उसे हम ये लोग क्या कहते हैं, सल्फी रस, क्या कहेंगे, सल्फी रस या फिर छिंद रस। अब ये जो सल्फी रस और छिंद रस होता है, ये क्या होता है कि 4 से 6 माह तक ही उपलब्ध होता है, 4 to 6 मंथ्स ही अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है। और ये लोग क्या करते हैं, अपने घर में ही बनाते हैं, बाहर से खरीद के नहीं लाते हैं ना, लंबी लाइन लगा के शराब नहीं खरीदते हैं इन लोग। और क्या बनाते हैं, महुआ से भी ये लोग कभी कभी शराब बनाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये लोग बस, हो सकता है अपने जो लाइफ स्टाइल है उसको अच्छा रखने के लिए पीते हों, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो शराब है ये लोग किसी ओकेशन में पीते हैं। जैसे सामाजिक ओकेशन हो गया, किसी की शादी हो गई, धार्मिक ओकेशन हो गया, या राजनीतिक या मनोरंजन के अवसरों पर ये सब यूज़ किया जाता है, मतलब पार्टी करने के लिए। ओवरऑल हम देखें तो पार्टी के टाइम पे या ये जब भी खुश रहेंगे तब क्या कहेंगे, नशा करेंगे ये लोग। ठीक, अब देखिए घर भी हो गया, फूड भी हो गया, इनका खाना पीना भी हम देख लिए। अब हम देखते हैं इनका आभूषण, है ना, ज्वेलरीज। जो ज्वेलरीज ये लोग पहनते हैं वो आप कैसे पहचानेंगे कि ये अबुझमाड़िया लोग हैं। अब इनके गले में जब आप देखेंगे तो ये लोग पहनते हैं सिक्कों की माला, जिसे ये कहते हैं उबिंग, क्या कहेंगे, उबिंग। और चीप माला और मोती माला पहनेंगे, मोतियों की माला पहनेंगे। अपने कलाई में ये लोग कांच की चूड़ी या कड़ा वगैरह पहनते हैं। पैर, जब हम इस आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो इसका फ़ोटोज़ वगैरह सब हम देखेंगे, इमेजेस, है ना। देखिए पैर में क्या पहनते हैं लोग, तोड़ा, पैड़ी या पायल। पायल को इन लोग क्या कहेंगे, पैड़ी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इनका लाइफ स्टाइल, जीवन संस्कार। इनके जीवन संस्कार कैसे होते हैं, जीवन से मृत्यु तक इनका जो लाइफ स्टाइल है वो कैसे रहता है। अब देखिए इनके लाइफ स्टाइल में क्या होता है कि जब भी कोई लेडीज़ या वुमेन प्रेग्नेंट होती है, कोई गर्भवती महिला रहती है, उनको बढ़ते फूल, है ना, जो फूल बढ़ रहे हैं, पत्ते और शाखा, ब्रांचेस तोड़ना क्या रहता है,
स्ट्रिक्टली मना रहता है, प्रोहिबिट रहता है कि ये बिल्कुल भी ये सब को टच नहीं कर सकते हैं, ठीक। और इनका जो प्रसव घर होता है, जब भी इनकी डिलीवरी डेट आएगी, जहाँ ये लोग क्या करते हैं, अभी लोग हॉस्पिटल वगैरह तो जाते नहीं हैं क्योंकि अति पिछड़ी जनजाति है ना, हॉस्पिटल जाते तक तो बच्चा भी हो जाएगा, तो इसलिए ये क्या करते हैं, अलग से प्रसव घर बनाते हैं। तो उसको इन्होंने क्या कह दिया, कुरमा लोन। क्या कर दिया, एक बकरी के लिए लोन बनाया, एक प्रसव घर के लिए लोन बनाया, और खुद का घर भी क्या है, लोन है। लोन का मतलब ही क्या होता है, आवास, घर, ठीक है। तो ये क्या कर दिए, इसको कह दिए कुरमा लोन। प्रसव घर को इन्होंने क्या बोला, कुरमा लोन। अब देखिए, गर्भवती हो गई, प्रसव घर है, बच्चा हो गया, बच्चा बड़ा भी हो गया। अब बच्चा बड़ा हो गया तो क्या होगा, बड़े होने के बाद हम क्या करते हैं, शादी करते हैं, है ना। तो इनका जो विवाह होता है वो कैसा होता है, एकल मतलब मोनोगेमी, एक लड़की एक लड़का ऐसे शादी करते हैं, वो होता है मोनोगेमी। बहुपत्नी विवाह मतलब एक मैन है, वन मैन, और मैनी वुमेन्स, 2 या 3 वाइफ जो रहती हैं उनको कहते हैं बहुपत्नी विवाह, नाम में ही है। और इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलीगिनी। ये है मोनोगेमी और ये है पॉलीगिनी, ठीक। अब इनका जो शादी होता है ये जनरली कब होता है, ककसाड़ त्यौहार। ककसाड़ इन लोग क्या है, फेस्टिवल मनाते हैं। कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, ककसाड़। तो ककसाड़ कौन बनाएगा, अबुझ माड़िया। अड़ा आपको अबुझ माड़िया में देखने को मिलेगा, तो उससे आप पहचान सकते हैं कि ये क्या है भैया, अबुझ माड़िया ही है। ये देखो अड़ा। तो ककसाड़ त्यौहार के बाद ये क्या करते हैं, मैरिज, हमारे उसमें क्या करते हैं जनरली, अक्ति त्यौहार के बाद में शादी विवाह देखा जाता है। शादी का जो मुहूर्त है वो देखा जाता है। इन लोग किसको मानते हैं, ककसाड़ त्यौहार के बाद में मानते हैं। इनके में कौन कौन सा जो मैरिज है वो प्रचलित है, फेमस है। कौन कौन सा मैरिज ये लोग करेंगे, ममेरा फुफेरा विवाह करते हैं। ममेरा फुफेरा विवाह, मामा या बुआ के बेटे या बेटी से शादी करेंगे। फिर वधू मूल्य प्रथा प्रचलित है। वधू मूल्य मतलब कि एक तरीके का आप ये मान लो कि दहेज वाली है ना, शादी करके जाते हैं तो जो दहेज देते हैं, डाउरी देते हैं, वो है मधुमूल्य प्रथा प्रचलित है, ठीक। फिर है सहमति विवाह। अब देखिए, हम हिंदी में इसको क्या कहते हैं, सहमति विवाह कहते हैं, लेकिन ये लोग अपने लैंग्वेज में, कौन से लैंग्वेज में, माड़ी लैंग्वेज में, हमने देखा था ये लोग कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, अबुझ माड़िया लोग कहते हैं माड़ी, है ना। तो अपने माड़ी लैंग्वेज में ये लोग सहमति विवाह को क्या कहते हैं, तालको वायता। क्या कहते हैं, तलाक मत बोल देना भैया, शादी कर रहे हैं लोग, तालको वायता, ठीक। सहमति को क्या कहेंगे, तालको वायता। देखिए, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो हिंदी में हम विवाह कह रहे हैं, विवाह, उसको ये लोग क्या कह रहे हैं, वायता कह रहे हैं। तो ये भी याद रखना कि विवाह माड़ी लैंग्वेज में क्या होता है, वायता, ठीक। लमसेना विवाह, लमसेना विवाह को ये क्या कहते हैं, लामड़े वायता। अब ये लमसेना विवाह क्या है, देखिए, इनकी शादी में क्या होता है कि वधू मूल्य चुकाना पड़ता है। वधू मूल्य, शादी के टाइम जो वधू मूल्य देते हैं वो वधू मूल्य इनको चुकाना पड़ता है। अगर ये नहीं चुका पाते हैं तो क्या करते हैं, ये लमसेना विवाह करते हैं कि भाई कुछ समय के लिए जो लड़का रहता है वो अपने ससुराल में आके अपनी सेवा देता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं लमसेना विवाह। फिर है विनिमय विवाह। कौन सा, विनिमय विवाह को ये लोग क्या कहते हैं, कोविड़ी दांग। क्या कहेंगे, कोविड़ी दांग। इसका मतलब क्या होता है, कौड़ी दान का मतलब वर और वधू का आदान प्रदान कर विवाह होता है। जो नॉर्मली जो शादी होता है ना, नॉर्मल हम देखते हैं आदान प्रदान मतलब लड़की लड़का का जो आदान प्रदान होता है वही होता है विनिमय विवाह। अब पलायन विवाह, ये पलायन विवाह क्या है, एक टाइप का लव मैरिज होता है ना, कि भाग के शादी कर देते हैं। ये है पलायन विवाह, एक दूसरे की रजामंदी से दोनों भाग के दूसरी जगह जाके शादी कर लेते हैं, जैसे कि क्या होता है आर्य समाज में होता है। वैसे ही इसको क्या कहते हैं, गोचुर वायता। क्या कहेंगे, गोचुर, यानी कि गुपचुप तरीके से जो शादी करते हैं वो है गोचुर वायता। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपहरण विवाह। अपहरण को क्या कहते हैं ये लोग, पोयस तनाना। क्या कहेंगे अपने लैंग्वेज में, पोयस तनाना, ठीक है। अपहरण को कहते हैं जो ज़बरदस्ती अपहरण करके जो शादी करते हैं उसको कहते हैं पोयस तनाना। फिर होता है हठ विवाह। हठ विवाह मतलब नाम में ही लिखा हुआ है कि जिद करके जो शादी होती है वो है हठ विवाह है। इसको ये लोग कहते हैं ओड़ी वायता। हठ मतलब जिद करके, ओड़ी वायता। फिर इनके में पुनर्विवाह भी प्रचलित है। कोई विधवा है या फिर
तलाकशुदा है तो इनका भी क्या होता है, पुनर्विवाह किया जाता है। ये एक टाइप का क्या हो गया, हमने पूरा जो अबूझ माड़िया का है वो मैरिज मैट्रिमोनियल साइड पूरा देख लिया, समझो है ना, ये लोग शादी कैसे कैसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट है मृत्यु। अब शादी के बाद क्या हो गई, मृत्यु हो गई, है ना, ऐसा नहीं है शादी करके मर गए करके, है ना। अब ये लोग क्या करते हैं शादी होने के बाद में, अब ये लोग गाना गाते हैं ना, शादी करके फंस गया यार अच्छा खासा था कमरा। तो कई कई लोग की मृत्यु भी हो जाती है। आजकल नीला ड्रम बहुत फेमस चल रहा है ना, टंकी है, ड्रम है, पेटी है, सभी चल रहा है शादी के बाद में। तो ये जो शादी के बाद हम देखते हैं कि मृत्यु संस्कार है ना, मजाक कर रहे थे, चलो मजाक से हटके अब ये जो इनकी मृत्यु है, अगर इनकी मृत्यु प्राकृतिक नेचुरली होती है, जैसे एज हो गया है उससे अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये लोग क्या करते हैं, उसको दफन कर देते हैं, दफना देते हैं, मिट्टी में दफना देते हैं। और अप्राकृतिक तरीके से अगर होती है ना, कि जैसे एक्सीडेंट हो गया या किसी लंबे बीमारी से हो गया, तो उस केस में क्या करते हैं, दूर जंगल में ले जाके इनको जला दिया जाता है ना। ये ऐसा टोटम है तो ये मानते हैं कि अकाल मृत्यु हुई है, इस तरीके से लोग मानते हैं। तो उनको ताकि उनको उनकी आत्माओं को शांति मिले, इसलिए उनको जला दिया जाता है दूर जंगल में, घर के आसपास नहीं। लेकिन अगर प्राकृतिक तरीके से उनकी अगर मृत्यु होती है तो उनको दफना देते हैं। ठीक, अब ये दफनाने का भी जो सिस्टम है वो कैसा रहता है इनका, ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ ये लोग सिर करके रखते हैं और पश्चिम की तरफ पैर। अब ये मत बोलना कि मैम आप ये सब क्या बता रहे हो आप करके, है ना, ये क्वेश्चन में आता है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मृत्यु संस्कार के समय में सिर और ये पैर की जो डायरेक्शन होती है वो किस तरफ होती है, इसलिए आपको जानना ज़रूरी है। हर चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बताया जा रहा है, ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा डिटेल हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो एक एक जो जनजाति है उसको हम पूरी तरीके से कवर करेंगे ताकि आपका रिवीजन हो पाए। ठीक, अब इनका जो सिर है वो पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ रहेगा, और इनका जो पैर है वो कहाँ रहेगा, पश्चिम, वेस्ट की तरफ रहेगा। ऐसे इन लोग क्या करते हैं, दफन करते हैं। और क्या करते हैं, ये लोग मृतक स्तंभ गड़ाते हैं, मृतक स्तंभ गड़ाते। देखिए इनका जो मृतक स्तंभ होता है ना, जो स्थापित करते हैं इन लोग, ये गोत्र के अनुसार इनकी जो भूमि है, जो ज़मीन है वो निश्चित होती है। जिस गोत्र से लोग बिलोंग करते हैं उस गोत्र से क्या रहता है, भूमि इनको निश्चित की जाती है कि यहीं पर ये लोग क्या करेंगे, मृतक स्तंभ गड़ाएंगे। और ये अबूझ माड़िया लोगों में मतलब ऐसा विश्वास है, ये ऐसा मानते हैं कि जो भी मर गया है ना, मृतक जो है वो पूर्वजों के स्तंभ के आकार में वृद्धि होती है। जैसे मान लो कि उन्होंने स्तंभ गड़ा दिया है ना, तो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, ये वृद्धि हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ये ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो ये है क्या। अब देखिए बाकी जो डिटेल है वो हम सभी जानते ही हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, अंतिम संस्कार होगा। दूसरे दिन मृतक के जो निजी वस्तुएं हैं वो शमशान में अगर दफना दिए तो वहाँ पर फेंक दिया जाता है, मतलब दफना दिया जाता है। और तीसरे दिन शुद्धिकरण वगैरह अनुष्ठान ये सब क्रिया संपन्न होती है, और जो लोग रहते हैं उनको भोजन कराया जाता है। तो ये सब जो बेसिक है ये तो करते ही हैं, है ना, तो इसको डिटेल में नहीं देख रहे हैं, बाकी ये सब भी इन लोग करते हैं, मृत्यु भोज वगैरह भी करते हैं इन लोग। तो ये है इनका मृत्यु संस्कार। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट इनका सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन है। जो अबूझ माड़िया है इनका जो सामाजिक जीवन है कैसा रहता है, पितृसत्तात्मक रहता है, यानी कि जो पिता है वो प्रमुख होता है, पिता की ही बात सुनी जाती है, पिता की ही बात मानी जाती है, वही क्या है, मेन हेड होते हैं। पैट्रियार्कल सोसाइटी, इंग्लिश में कहेंगे तो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक है। इनके गोत्र अगर हम देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कट्टा सरनेम वाले आपको देखने को मिलेंगे, कर्मा, दोरपा, जाटा, वड्डे, कुर्राम, दोदी एटसेट्रा, बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे गोत्र पाए जाते हैं। इनका जो गोत्र चिन्ह है उनमें टोटम पाया जाता है। ठीक है, ये हमने शुरू में डील किया था। जो वैवाहिक संबंधी टोटम होता है वो क्या है, अक्को मामा है, और जो रक्त संबंधी गोत्र है, जो ब्लड रिलेशन वाला है, वो क्या है, दादा भाई है। अब देखिए हमारे पापा हैं, पापा के पिताजी क्या है और हमसे रिलेटेड है कि नहीं है, दादाजी दादी, तो क्या हो गया, वो ब्लड रिलेशन है ना। तो रक्त संबंधी गोत्र क्या हो कहलाए, दादा भाई कहलाए। और वैवाहिक, अब भाई जिससे हम शादी करते हैं वो ज़रूरी थोड़ी है कि वो ब्लड रिलेशन वाला हो, है ना, तो ब्लड रिलेशन वाला तो होता भी नहीं है। तो जो वैवाहिक संबंधी गोत्र होता है वो क्या कहलाता है, वो है अक्को मामा। और जो रक्त संबंधी ब्लड रिलेशन वाला है वो क्या कहलाएगा, दादा भाई। ओके, अब देखिए इसका जो मेन सेंटर होता है, अब ये घर है, मतलब गांव में बहुत सारे घर हैं, है ना, तो गांव के बीच में, यहाँ पर गांव के बीच में ये लोग क्या बनाते हैं, गोटुल,
क्या बनाएंगे, गोटुल। पहले इसको घोटुल कहा जाता था, लेकिन अभी अभी इसका नाम चेंज करके गोटुल किया गया है। ठीक है, गोटुल बनाते हैं। इनका क्या है, ये युवा गृह है, यूथ डॉर्मेट्री है। क्या है, यूथ डॉर्मेट्री, युवा गृह है। इनके जो सदस्य होते हैं, एक प्रकार का क्या होता है, ये एजुकेशन सेंटर होता है। यहाँ पर जो 8 to 10 ईयर्स के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, विवाह तक के शुरू से, मतलब 8 to 10 ईयर्स से लेके जब तक इनकी शादी नहीं हो जाती तब तक इनको क्या है, परमिशन है यहाँ जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए, गोटुल में जाने के लिए, जहाँ इनको समाज से रिलेटेड सोसाइटी के बारे में इनको शिक्षा दी जाती है, एजुकेशन दिया जाता है कि समाज कैसे चलता है, क्या कैसा होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, गोटुल क्या है, एजुकेशन सेंटर है इनका। ये गाँव के बीचों बीच में रहता है। गाँव में सब तरफ घर है, वहाँ बीचों बीच में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में ये जो युवा गृह है, यहाँ पर जो लड़कियाँ जाती हैं, है ना, बालिका जाती है, उसको क्या कहते हैं, लयस्कू। क्या कहते हैं, ये लयस्कू। फिर जो बॉय रहता है, बालक रहता है, उसको कहते हैं लेयोर। क्या कहेंगे, लेयोर, लयस्कू, लेयोर। ओके। अब युवा गृह में अब भाई इसको संचालित करने के लिए, इनका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई मुखिया भी होगा, तो मुखिया को इन लोग कहते हैं पटेल। क्या कहेंगे, पटेल। और इन पटेल को हेल्प करने के लिए जो सहयोगी रहते हैं उसको कहते हैं कोटवार। जो आदमी रहता है, मेल रहता है, युवक, उसको कोटवार, और युवती जो रहती है उसको कह देते हैं कोटवारिन। ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं इनका इकोनॉमिक लाइफ और रिलीजियस लाइफ कैसा है। कैसा है इकोनॉमिक लाइफ और रिलीजियस लाइफ। अगर हम इकोनॉमिक लाइफ देखें, आर्थिक जीवन देखें, तो क्या है, टोटली क्या है, ये प्रकृति पर आधारित है, टोटली नेचर बेस्ड है। ये वनोपज संकलन करते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, है ना, कोदो, कुटकी, रागी, मक्का, ज्वार, बाजरा, जो भी ये उगाएं ये वनोपज संकलन करते हैं। फिर हमने ये भी देख लिया था, शिकार करेंगे, मछली का शिकार करेंगे, मुर्गी, सूअर, हर चीज़ का शिकार करके एक कोई मांस भी खाते हैं। एनिमल हस्बेंड्री हमने ये भी देख लिया उसमें ही कि ये सूअर के लिए असुअर आवास हो गया, बकरी आवास हो गया, गाय बैल के लिए आवास अलग अलग बनाते हैं। इसलिए हमको समझ में आता है कि ये क्या करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं। इनकी जो आदिम कृषि है वो है पेंदा है, जो ढलानों पर वृक्ष काट कर किया जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, है ना। अब देखिए इसमें एक चीज़ है जानने के लिए कि हमने क्या देखा था कि पहाड़ों के ढलानों पर ये जो कृषि करते हैं इसको क्या कहते हैं, पेंदा। ढलानों में वृक्ष काटकर जो कृषि करते हैं, पेंदा। ठीक। लेकिन जो फ्लैट एरिया है, समतल एरिया है, बिल्कुल भी पहाड़ी एरिया नहीं है, समतल एरिया है, वहाँ पर अगर ये कृषि करेंगे तो इसी कहते हैं दिप्पा। क्या कहेंगे, दिप्पा। यहाँ पर समतल कृषि वाले को कहते हैं दिप्पा। ठीक। और ये हो गया पेंदा। और हल बैल के द्वारा भी ये क्या करते हैं, स्थायी कृषि करते हैं। अभी अभी ये लोग क्या करने लग गए हैं कि उनको जो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रॉपर वाटर या जो भी स्कूल वगैरह है सब एक चीज़ एक ही जगह पे मिल रहा है। इसलिए अब ये क्या कर रहे हैं, स्थायी कृषि हमको अबूझमाड़िया जनजाति में देखने को मिलता है। ठीक है, ये हल बैल के द्वारा भी कृषि करते हैं। ये तो हो गया इनका इकोनॉमिक लाइफ। अब देखते हैं कि इनका रिलीजियस लाइफ कैसा होता है। इनका जो धार्मिक जीवन होता है वो क्या मानते हैं, इन लोग आत्मा पे विश्वास करते हैं। किसमें, धर्म आत्मा है। गोत्र पे पूजा करेंगे, पूर्वजों को मानेंगे, प्राकृतिक शक्तियों पर विश्वास आधारित है। ये क्या करेंगे, प्राकृतिक शक्तियों को मानते हैं। ठीक। इनका जो निवास क्षेत्र होता है, जिस एरिया में ये लोग रहते हैं, इनको क्या कहते हैं, ये परगना। निवास एरिया को क्या कहेंगे, परगना। और वहीं पर क्या है, देव मंदिर लगाते हैं इन लोग। क्या है, देव मंदिर होता है जो क्या है, पेन राउंड परगना में होता है। क्या है, पेन राउंड परगना। देखिए ये पेन राउंड क्या होता है, ये भी एक टाइप का जो गांव के बीच में है, यहाँ पर घरों के आसपास में ये एक एरिया घेर लेते हैं। ये पूरे बांस की लकड़ी से घिरा हुआ होता है और यहाँ पर एक घर जैसा स्ट्रक्चर, झोपड़ी जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसी को क्या कहते हैं, ये लोग पेन राउंड कहते हैं। क्या कहेंगे, पेन राउंड कहेंगे। यहाँ पर अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है। पेन राउंड परगना में ये क्या होता है, एक स्थान पर, जैसे कि हम मंदिर बनाते हैं तो एक स्थान पर क्या करते हैं, उसको स्थापित कर देते हैं, फिर पूजा करते हैं। वैसे ही इनका क्या होता है, एक जगह पर ये लोग स्थापित कर देते हैं, किसको, पेन राउंड को स्थापित कर देते हैं और ये पूजा करते हैं। अगर हम देखें कि ये जो गोत्र देवी देवता है ना,
ये जो गोत्र देवी देवता है इनको निवास क्षेत्र के आधार पर, निवास मतलब जिस जगह पे ये लोग रहते हैं उसके आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर अगर मैं मानूं, है ना, उत्पत्ति के आधार पर ये 2 श्रेणियों में, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं? एक पूर्वज गोत्र है जिसको ये लोग क्या मानते हैं कि भाई ये क्या है, हमारे संस्थापक हैं। इनका परिवार या इनके जो सदस्य है ये पूरे अलग अलग क्षेत्र में निवास करते हैं और वे उस क्षेत्र के गोत्र के क्या है, संस्थापक हैं, ऐसा ये मानते हैं। ठीक है। दूसरा क्या देखेंगे? मनुष्य पूर्वज गोत्र देव के वंशज कहते हैं इनको, इसी को, ये जो संस्थापक है इनकी ही क्या कहते हैं, हम जो मनुष्य हैं, मतलब अबुझमाड़िया जो मनुष्य हैं ये मानते हैं कि इसी गोत्र देव के क्या हैं, वंशज हैं, ऐसा मानते हैं। ठीक। नंबर 1 क्या है देखा हमने, पूर्वज गोत्र, और नंबर 2 क्या देखेंगे, प्राकृतिक गोत्र देव। प्राकृतिक गोत्र देव का मतलब क्या है? जो कि जीव जंतुओं से रिलेटेड है, जो नेचर वर्शिप, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग नेचर वर्शिप करते थे ना, वैसे ही ये लोग भी क्या करते हैं, नेचर, दूसरा क्या मानते हैं, नेचर को मानते हैं। जो जीव जंतु हैं, पहाड़ है, पर्वत है, वनस्पति है, जैसे हम आज भी तुलसी माता की पूजा करते हैं, तुलसी का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, तो ये सब को हम क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं ना, गंगा नदी हो गई। तो ऐसे नेचर को ये लोग भी अपने प्राकृतिक गोत्र देव के रूप में पूजते हैं। ठीक। अब इनके जो विलेज लेवल है ना, विलेज लेवल में ग्राम स्तर पर इनका जो गॉड होता है उसको क्या कहते हैं ये लोग, तालुर स्तर, यानी कि स्थानीय देवता। जिस गांव में ये लोग रहेंगे वहाँ की गांव के देवी देवता होते हैं ना, वैसे ही इनके भी क्या होते हैं, गांव के देवी देवता स्थानीय देव मानते हैं, जिसको ये लोग कहते हैं भूदेवी। कौन भूदेवी है? ये तालुर। ग्राम व फसल की संरक्षक है और आपदा से रक्षा करती है, यानी कि आंधी तूफान बरसात जो भी आपदा आती है, विपत्ति आती है, उससे ये लोग क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। कौन? तालुर। फिर नेक्स्ट है मातृ देवी या तलोक देवी। ये मातृ देवी और तलोक देवी की पूजा ये लोग कब करते हैं, त्योहारों में पूजा करते हैं। जिसका जैसा जैसा त्यौहार फेस्टिवल आता है वैसे वैसे इसकी पूजा करते हैं। ठीक। अब विलेज लेवल में, विलेज के बीच में, है ना, गांव के बीचों बीच में कहीं ना कहीं एक मंदिर होता है, उसको कहते हैं माता गुड़ी मंदिर। ये माता गुड़ी मंदिर का मतलब क्या होता है, ये लोग ऐसा मान्यता रखते हैं कि ये सभी रोगों से रक्षा करती है, कोई भी बीमारी आने नहीं देती है और उनसे रक्षा करती है। ऐसा कौन कहता है? अबुझमाड़िया लोग कहते हैं। और जो पुजारी होते हैं उसको क्या कहते हैं ये लोग? गायता। अब पुजारी क्या करता है, ओम जय जगदीश हरे करके जो पूजा करता है, गाना गाता है ना। तो वैसे ही ये लोग, पुजारी लोग भी क्या करते हैं, गाना गाते हैं, इसलिए इन्होंने क्या बोल दिया, गायता। याद रहेगा, पुजारी को ये लोग क्या कहते हैं अपनी माड़ी लैंग्वेज में, गायता। देखिए, अबुझमाड़िया परिवार में आवास में क्या रहता है, एक कमरा गृह देवता या मृत पूर्वजों के लिए बनाया जाता है। जैसे हमारे घर में भी अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हम क्या करते हैं, जो भगवान रहते हैं वहाँ पर उनकी फ़ोटो रख देंगे या अलग से फ़ोटो रख के उन पर माला चढ़ाते हैं और दिया जलाते हैं, है ना। वैसे ही इनके भी घर में क्या रहता है, एक कमरा रहता है, एक कमरा होता है, गृह होता है, वहाँ पर ये लोग मृत पूर्वजों की पूजा करते हैं, जिसको ये लोग कहते हैं अनाल पेन। जो अभी जिंदा नहीं है वो अनाल पेन के रूप में घर में मृत पुरुष या मुखिया की क्या होती है, ये लोग बोलते हैं कि ये उनकी आत्मा यहाँ पर निवास करती है, ऐसे उन पूर्वजों की पूजा करते हैं, है ना। और वहीं पर उनके प्रतीक स्वरूप, ये अनाल पेन के प्रतीक स्वरूप ये लोग क्या बनाते हैं, अनाल अड़का रखते हैं। ये अनाल अड़का क्या है, मिट्टी का बर्तन होता है, मिट्टी का बर्तन। अबुझमाड़िया क्या करते हैं, इसमें विश्वास करते हैं कि उनके जो पूर्वज की आत्मा है वो उनके साथ ही रहती है ना, कि बड़े जो बुजुर्ग हैं वो चले गए हैं, उनका आशीर्वाद हमको मिलता रहे, ऐसा करके। और उनकी सुरक्षा और मार्गदर्शन करते हैं कि कभी कोई गलती हो तो ये क्या करेंगे, मार्गदर्शक के रूप में मतलब हमको राह दिखाएंगे। त्यौहार या अन्य अवसर पर ये लोग क्या करते हैं, अनाल पेन को, जो अनाल पेन होता है, इनको सल्फी, शराब, अंडा, मुर्गी या जो भी ये लोग खाते पीते हैं या त्यौहार के समय में इनको चढ़ाते हैं। ऐसा देवी देवता को हम भेंट करते हैं ना, वैसे ही ये लोग भी शराब वगैरह जो खाने वाने की चीज़ें हैं वो अपने अनाल देवता को, अनाल पेन को क्या करेंगे, चढ़ाते हैं। ठीक है। इनके देवी देवताओं के अलावा जो अभी तक हमने देखा, उनके अलावा ये लोग भंगाराम, भैरम देव और करंगा की भी पूजा करते हैं। ये क्या है, इनके स्थानीय देवी देवता हैं, रीजनल लोकल है ना, स्थानीय देवी देवता है। कौन है ये, स्थानीय देवता है, स्थानीय देवता। अब इनके जो फेस्टिवल्स होते हैं ये हम देखते हैं, ये किस टाइप का जो त्यौहार मनाते हैं।
वीजा कोड़तांग, वीजा कोड़तांग, हरियाली को क्या कहते हैं ये लोग? वीजा कोड़तांग। अभी क्या है, सावन आता है, सावन में हरियाली मनाते हैं, है ना, आषाढ़ सावन, तो हरियाली में क्या करेंगे ये लोग? वीजा कोड़तांग करेंगे। मक्का खाने का त्यौहार को क्या कहते हैं? जोन्ना। क्या कहेंगे? जोन्ना। गन्ना नहीं बोल देना भैया, मक्का है। ये देखिए इसमें आधा क और का है, ये भी आधा न और ना है, तो मक्का जोन्ना। मक्का खाने के त्यौहार को क्या बोल दिए? जोन्ना कोड़तांग। अब ये लोग त्यौहार को क्या कह रहे हैं? कोड़तांग, अपने माड़ी लैंग्वेज में कोड़तांग। फिर नवा खानी को, नवा, अब देखिए नवा खानी साल में एक बार आता है, तो वनजा। क्या कहेंगे? वन जा। देखो न व है, न व है, तो उसको उल्टा कर देंगे तो वन हो जाएगा, तो वनजा कोड़तांग क्या है? नवा खानी है। फिर होता है पूना कोहला, नया कोसरा खाने का जो पर्व होता है, नया चावल खाने का जो पर्व होता है, उसको क्या कहेंगे? ये पूना कोसला। पूना में जाके खाना खाते हैं, पूना कोहला। ठीक। फिर ककसाड़ यात्रा, गोत्रदेव की पूजा पर्व है। अभी हमने देखा था ककसाड़, इसी फेस्टिवल के बाद में ये लोग शादी करते हैं, है ना, तो इसको क्या कहते हैं? ककसाड़ यात्रा कहते हैं। अब देखिए इनका जो पॉलिटिकल लाइफ है, राजनीतिक जीवन है, वो वंश परंपरा पर आधारित होता है। यानी कि अनेक गांव होते हैं, अनेक गांव में क्या रहते हैं? पारा टोला के से दूर दूर में लोग क्या रहते हैं? बसे होते हैं। पारा या टोला के प्रमुख को क्या कहते हैं ये लोग? पारा या टोला के प्रमुख को कहते हैं पंच या पारा मुखिया कहेंगे। हमारे यहाँ भी ग्राम सभा में कौन होते हैं? पंच लोग होते हैं, वैसे ही इनके यहाँ भी मुखिया के पास पारा में कौन रहेगा? पंच रहते हैं। ठीक। फिर ग्राम के मुखिया, गांव के मुखिया जो पंचों का नेतृत्व करते हैं, उसको ये लोग कहते हैं पटेल। ये क्या करेंगे? इनका काम क्या रहता है? समस्या, विवादित मुद्दाओं को हल करना रहता है। फिर देखते हैं परगना। परगना के हेड को कहते हैं परगना मांझी, जो कि पटेल का नेतृत्व करते हैं। ये जो पटेल है, पटेल का नेतृत्व कौन करता है? परगना मांझी करता है। और ये क्या करेंगे? कानून व्यवस्था बना के रखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बना के रखते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया, इजी हो जाएगा आपके लिए। पारा का जो मुखिया है किसकी बात मानेगा? पटेल की बात मानेगा। और ये जो पटेल है वो किसकी बात मानेगा? परगना मांझी। तो जो परगना मांझी होता है वो क्या होता है? हेड होता है, पटेल का नेतृत्व करने वाला। ठीक है, परगना मांझी। ठीक। ये जो ग्राम है वो अलग अलग पारा में डिवाइडेड रहता है। ये सभी गाँव में ऐसा होता है ना, ये इनके लाइफ स्टाइल में भी ऐसा होता है, पॉलिटिकल लाइफ में। अब हम देखते हैं कि इनके डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या इनिशिएटिव किए हैं। तो इनके विकास के लिए क्या लाया गया है? अबूझमाड़ विकास प्राधिकरण। ये 6th 5 ईयर प्लान के तहत लाया गया है, जो कि है बस्तर जिला नारायणपुर में, बस्तर डिवीज़न जिला नारायणपुर में है। और 2008 में क्या बनाया गया है? ओरछा अबूझमाड़ को तहसील बनाया गया है, कि जिससे और भी क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है, और डेवलपमेंट कुछ हद तक हो भी चुका है। और यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को, युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है स्वरोजगार के लिए, जैसे कि सिलाई करना, कढ़ाई, बुनाई, जिस भी काम में ये लोग सक्षम है, कला है, आर्ट है, पेंटिंग है, ये सब इनको क्या किया जा रहा है? प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब इनकी शिक्षा के लिए, जो वहाँ के बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं, जिसे ये लोग क्या कहते हैं? मतलब ऐसा बोला गया है कि पोटा केबिन। ये पोटा केबिन क्या है? देखिए ये पोटा केबिन क्या है? ये पोटा केबिन एक शिक्षा व्यवस्था है जो विशेष रूप से छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में, जहां नक्सली हिंसा के कारण पारंपरिक स्कूल को नुकसान पहुंचा है, वहां शिक्षा कैसे देंगे भैया? इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, क्लासरूम ही नहीं है, तो वहां पर कैसे एजुकेशन देंगे? इसलिए ऐसे जगह में जहाँ जो नक्सली एरिया है, नक्सलाइट एरिया है, वहाँ शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या किया गया है? पोटा केबिन बनाया गया है, जो कि क्या है? बांस या प्लाईवुड से बने होते हैं। जो क्लासरूम आपको देखने को मिलेगा वो किससे बने होते हैं? आजकल देखना रेस्टोरेंट वगैरह हम जाते हैं तो रेस्टोरेंट भी क्या है? आजकल बांस और लकड़ियों से बने हुए हैं, बैम्बू स्टिक से बने हुए होते हैं, जो लोगों को और अट्रैक्ट करते हैं ना। लेकिन इनके लिए भी क्या किया गया है? वैसे ही क्लासरूम बनाया गया है, जो कि बांस से या प्लाईवुड से बने होते हैं। और क्लास 1 से लेकर 10 तक के, कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के फ्री शिक्षा, फ्री एजुकेशन इनको दिया जाता है। ठीक है, यह है क्या आपका पोटा केबिन। याद रखना पोटा केबिन क्या है? तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है, जो नक्सलाइट क्षेत्र में बच्चों को एजुकेशन देने का काम करता है। ठीक है, मूलभूत सुविधाएं जैसा हो सकता है वैसा देते हैं। ठीक, मूलभूत सुविधा इनको दिया गया है, जैसे एजुकेशन हो गया, और स्वास्थ्य केंद्र भी है जगह जगह पर। जो गवर्नमेंट है वहाँ उन्होंने क्या बना दिया? स्वास्थ्य केंद्र, ताकि उन तक
जो बेसिक चेकअप रूटीन रहता है ना, लोगों की जो तबीयत ख़राब हो जाती है तो तक जाना ना पड़े और उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहे, इसलिए उनको मूलभूत सुविधाएं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो भी वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया गया है। अगर ऐसी जगह है जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इस्टेब्लिश नहीं हो सकता है तो ऐसी जगह पे अभी क्या चल रहा है, मोबाइल यूनिट चल रहा है। मोबाइल यूनिट क्या है, एक टाइप का क्या है, बस है। क्या है, एक टाइप का बस है, आपने देखा होगा। और बस में क्या रहते हैं, नर्स और डॉक्टर रहते हैं, और ये बस जहाँ पर रहती है वहाँ पर जाके आप अपना चेकअप वगैरह करा सकते हैं, टेस्टिंग करा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज हमने पूरे अबुझमाड़िया जनजाति के बारे में पूरा स्टडी कर लिया है। हमारा ये लेक्चर फिनिश हुआ। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही हम हर एक लेक्चर में अलग अलग जनजातियों के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो क्या करेंगे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपके लिए बहुत ही जल्दी सब वीडियोज़ आने वाले हैं ताकि आप रिविज़न करते जाइए। तो जल्दी आप वीडियो देखिए, जल्दी रिविज़न करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए बाय, थैंक यू।